महीने पहले ये कुछ ऐसे दिखते थे। आंसर ऐसे दिखते थे। हेलो। अरे हेलो 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 बेटा, आई एम ऑडिबल? आई एम ऑडिबल बेटा? सुन पा रहे हो ना? हेलो 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 हेलो। हो गया हो गया हो गया हो गया, ठीक है, डन। ठीक है, ओके, स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 5 है। आज लगभग लगभग चैप्टर एंड हो जाएगा, थोड़ा सा बचेगा। कल मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाला हूं उसकी। ठीक है, हाँ, इस चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाला हूं। क्लास में सारे लोगों को रहना है। क्वेश्चन एक तो मैं दे ही रहा हूं आपको कंटिन्यू, और लास्ट में कल प्रैक्टिस भी कराने वाला हूं। ठीक है, सारे आ चुके हैं? गुड मॉर्निंग बेटा। ओके, चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो आज लेक्चर नंबर हमारा 5 है, और आज का जो टारगेट अपना होगा, एक तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कंप्लीट करने वाले हैं, और साथ में ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है, कल मैंने पल्मोनरी वॉल्यूम और कैपेसिटी वाला पार्ट करा दिया था, उसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। पल्मोनरी वॉल्यूम और कैपेसिटी एक बार मैं रिवाइज कराऊंगा, पल्मोनरी वॉल्यूम और कैपेसिटी को, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन कल मैंने करा दिया था। ओके, चलो कल वाली क्लास का मैं पूरा प्रॉपर रिवीजन करा दूंगा, टेंशन मत करो। ठीक है, प्रॉपर। ठीक है, कल एक्चुअल में मैंने पूरे चैप्टर का रिवीजन कराया था पहले, जिससे कि जो बच्चों का गैप आ गया था वो क्लियर हो जाए। ठीक है, कल देखो नीट का रिजल्ट भी आया है एकदम। ठीक है, कुछ बच्चों के अंदर अनसेटिस्फैक्शन भी है। ठीक है, कई ऐसे सेंटर हैं, आप मतलब अब कहाँ धांधली है पता नहीं मुझे, कई सेंटर ऐसे भी हैं जहां एक ही सेंटर से 720 में से 720 कई बच्चों के हैं, एक ही सेंटर से। तो सोचने वाली बात है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ होगा इसके लिए। ठीक है, मीटिंग हो रही है, चल रहा है प्रोसेस का भी। ठीक है, वहां पर भी चल रहा है। ठीक है, लोग छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, टाइटली काम कर रहे हैं इसके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इलेक्शन की आड़ में आकर के कहीं कुछ ना कुछ धांधली तो हुई है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है। ठीक है, जो भी है। ठीक है, अपन लोग अपना 100% देते हैं, अपना प्रॉपर वे में चलते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं 100% इस पर भी काम होगा, और कुछ ना कुछ उसका भी देखो सोल्यूशन निकल के आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट वाले जो नीट का एग्जाम होगा उसमें काफ़ी चीज़ें इंप्रूव होंगी। ठीक है, जो इस बार गड़बड़ हुई हैं, तो बेटा अपना 100% देना। मैं कह रहा हूँ कोशिश करना कि सिलेबस हार्डली जनवरी तक पूरा खत्म कर लो। ठीक है, बैकलॉग मत आने देना, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और हम कोशिश भी करेंगे आपको एक, जो बच्चे जो वास्तव में कर सकते हैं बेटर, ठीक है, तो उनके लिए कुछ एडिशनल कुछ चीजें लेकर के आ रहे हैं जो कर सकते हैं। ठीक है, जिनके बेस कमजोर है उनको प्रॉपर जैसे चला रहे हैं करना पड़ेगा, जो कर सकते हैं उनको वो चीजें ऐड ऑन करने पड़ेंगी, मतलब एक तरीके से प्रैक्टिस सेशन ज्यादा देने होंगे। ठीक है, वो हम करा ही रहे हैं, जो कर सकता है दोनों के लिए, जो कर सकता है वो भी कर ले, जो नहीं कर सकता वो जैसे रेगुलर चल रहा है वो लेके चले। ठीक है, अब वापस आ रहा हूं मैं। कल हमने पल्मोनरी वॉल्यूम और कैपेसिटी की बात की थी। मैंने कहा था कि इंस्ट्रूमेंट होता है, अगर इंस्ट्रूमेंट को माउथ में लगा लोगे और एयर को लोगे और निकालोगे, लोगे और निकालोगे, तो उसका सीधा कनेक्शन एक लैपटॉप से होता है या एक मॉनिटर से होता है। तो जो भी आप एयर ले रहे हो उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू और निकाल रहे हो, वो सारा का सारा वहां पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, मॉनिटर के ऊपर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। उसके बेस पर डॉक्टर आपके लंग्स की क्लिनिकल, समझ रहे हो ना मेरी बात, डायग्नोसिस कर लेता है कि भाई लंग्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सारे वॉल्यूम ओके हैं या नहीं है। ठीक है, तो उसको मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं स्पायरोमीटर, और उस जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसको बोलते हैं स्पायरोग्राम। क्लियर? बिल्कुल, स्पायरोमीटर और स्पायरोग्राम, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर मैंने बताया था 4 वॉल्यूम। मैंने कहा आप इस समय रिलैक्स कंडीशन में बैठे हो, नॉर्मल कंडीशन में बैठे हो,
कुछ एयर ले रहे हो, कुछ एयर निकाल रहे हो, कुछ एयर ले रहे हो, कुछ एयर निकाल रहे हो। हाँ, आप सारे के सारे, अब ठीक है, आप सारे के सारे रिलैक्स कंडीशन में बैठे हो, कुछ एयर ले रहे हो, कुछ एयर निकाल रहे हो, कुछ एयर ले रहे हो और कुछ एयर निकाल रहे हो। जो एयर आप ले रहे हो निकाल रहे हो, एक मिनट, साउंड, अब ठीक है, अब साउंड परफेक्ट है ना? हाँ, कुछ एयर ले रहे हो आप, कुछ एयर निकाल रहे हो। तो जो एयर ले रहे हो और निकाल रहे हो इसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इसको? टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल कंडीशन में जो आप एयर लेते हो निकालते हो, इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर विच इंस्पायर एंड एक्सपायर ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन, 500 ml होता है। ठीक है, फिर मैंने कहूँ आपसे कि टाइडल वॉल्यूम के बाद जो आप एडिशनल वॉल्यूम लेते हो, वॉल्यूम ऑफ एयर या वॉल्यूम ऑफ एडिशनल एयर विच फोर्सफुली इंस्पायर आफ्टर टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम के बाद आप फोर्सफुली जितना भी एडिशनल वॉल्यूम इंस्पायर कर लेते हो लंग्स के अंदर, उसको हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या IRV बोलते हैं। ठीक है, कितना होता है? 2500 से 3000 ml। फिर मैं कहूंगा कि भाई आपने टाइडल वॉल्यूम भी निकाल दिया, ठीक है, IRV निकाल दिया, तो IRV और टाइडल वॉल्यूम निकालने के बाद एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर विच फोर्सफुली एक्सपायर, आप समझ रहे हो, आपने IRV निकाल दिया, आपने टाइडल वॉल्यूम निकाल दिया, उसके बाद आप जो फोर्सफुली निकालते हो वो है आपका ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो 1000 से 1100 ml होता है। उसके बाद भी कुछ एयर लंग्स में रह जाती है जो निकाली नहीं जा सकती, ऑलवेज प्रेजेंट इन अवर लंग्स, जिसको निकाला नहीं जा सकता, उस एयर को हम बोलते हैं जिसको निकाला नहीं जा सकता, ऑलवेज आपके लंग्स के अंदर ही रहती है, रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम ऑलवेज प्रेजेंट इन अवर लंग्स, जिसको निकाला नहीं जा सकता। क्लियर है? बिल्कुल, ऑलवेज प्रेजेंट इन अवर लंग्स, जिसको निकाला नहीं जा सकता, रेजिडुअल वॉल्यूम। याद करना सिंपल है। ठीक है भाई, 1000 से 1100 था एक्सपायरेटरी, तो 1100 से 1200 होगा रेजिडुअल वॉल्यूम। 1000 से 1100, 1100 से 1200, ऐसे याद रहेगा आपको। तो ये 4 वॉल्यूम आपके एकदम क्लियर होने चाहिए। यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ। गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ बेटा, क्लास चल रही है शिवम। ठीक है, सब कुछ क्लियर है, ओके है। यहां तक कोई डाउट है किसी को? यस या नो? नो सर, ठीक है, एकदम क्लियर है। अब मैंने बताया था इन वॉल्यूम के बेस पर कैपेसिटी। अगर मैं कैपेसिटी की बात करूं तो मैंने 5 कैपेसिटी बताई थी। ठीक है, पहले आप नॉर्मल कंडीशन पर आ जाओ। नॉर्मल का मतलब है आप जो नॉर्मल सांस ले रहे हो निकाल रहे हो, नॉर्मल कंडीशन आ गई आपकी। नॉर्मल कंडीशन पर जब आप एयर को लेते हो निकालते हो उसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। तो टाइडल पर आने के बाद आप मैक्सिमम जो ले सकते हो वो आपका IRB है, सॉरी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है। नॉर्मल आने के बाद आप मैक्सिमम जो निकाल सकते हो, आप समझ रहे हो, वो आपका एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, और नॉर्मल फोर्सफुली एयर लेने के बाद जितना फोर्सफुली एयर निकाल सकते हो वो आपका वाइटल कैपेसिटी है, या फोर्सफुली सब निकालने के बाद आप जितना मैक्सिमम ले सकते हो वो आपका वाइटल कैपेसिटी है। तो 3 कैपेसिटी समझ में आई। जैसे टाइडल वॉल्यूम और IRV को मिला देते हैं तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होती है। टाइडल वॉल्यूम और ERV को जोड़ दिया जाए तो आपकी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होती है। मैक्सिमम इन एंड मैक्सिमम आउट, यानी तीनों वॉल्यूम आ गए। वाइटल कैपेसिटी आ गई, इसको वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं, जिसमें टाइडल वॉल्यूम आ गया, IRV आ गया, ERV आ गया, तीनों को मिला देते हैं तो उसको वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं, जो आपकी वाइटलिटी के लिए रिक्वायर्ड है। क्लियर है? बिल्कुल, तीनों वॉल्यूम। अच्छा, अगर आप सांस लेते रहो निकालते रहो, लेते रहो निकालते रहो, नॉर्मल वॉल्यूम ले रहे हो निकाल रहे हो, यानी टाइडल वॉल्यूम ले रहे हो, टाइडल वॉल्यूम निकाल रहे हो, टाइडल वॉल्यूम ले रहे हो, टाइडल वॉल्यूम निकाल रहे हो, ठीक है, तो टाइडल ही निकाल रहे हो, उसके बाद कुछ भी नहीं निकाल रहे, यानी टाइडल के बाद कुछ भी नहीं निकाल रहे, यानी लंग्स में क्या क्या रह गया, तो टाइडल के बाद लंग्स के अंदर जो रह जाता है नंबर वन, ठीक है, टाइडल के बाद जो लंग्स में रह गया, आप बोलोगे सर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और रेजिडुअल वॉल्यूम तो लंग्स में रहता ही है, इसको तो निकाला ही नहीं जा सकता। रेजिडुअल वॉल्यूम इज अ वॉल्यूम ऑफ एयर विच रिमेन्स इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। ठीक है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी जो लंग्स में रह जाती है वो रेजिडुअल वॉल्यूम, उसको तो निकाल ही नहीं सकते, समझ रहे हो, तो वो लंग्स के अंदर है। आपने ERB निकाला नहीं है, वो आपके लंग्स के अंदर है, आप सिर्फ टाइडल ले रहे हो, टाइडल ही निकाल रहे हो,
तो नॉर्मल रहते हुए लंग्स में आपके एयर को होल्ड करने की आपकी कैपेसिटी कितनी होगी? आपको सर नॉर्मल रहते हुए लंग्स के अंदर मैं 2 वॉल्यूम होल्ड कर सकता हूं। कौन कौन से वॉल्यूम होल्ड कर सकता हूं? ठीक है सर, मैं ईआरवी होल्ड कर सकता हूं सर, मैं रेजिडुअल वॉल्यूम तो लंग्स में रखता ही हूं, तो दोनों वॉल्यूम मेरे लंग्स के अंदर है, और दोनों वॉल्यूम मेरे लंग्स के अंदर है, तो मेरे लंग्स में एयर को होल्ड करने की कैपेसिटी है। तो लंग्स के अंदर एयर को होल्ड करने की जो आपकी कैपेसिटी है उसमें कितने वॉल्यूम आते हैं? 2 वॉल्यूम आते हैं, ईआरवी और रेजिडुअल वॉल्यूम। इसको एफआरसी बोलते हैं, फंक्शनल रहते हुए लंग्स में एयर होल्ड करने की कैपेसिटी, एफआरसी, रेजिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ये समझ में आया था नहीं आया था बताओ? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, यस या नो? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। सैफा बेटा अगर आपका एडमिशन लेट है तो टेंशन मत करो, ठीक है, यही चैप्टर अभी चल रहा है, इसलिए इस चैप्टर को स्लो लेके चल रहे थे, जैसे कि बच्चे एड ऑन हो रहे थे, शिफ्टिंग हो रही थी, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इसके चैप्टर का हम आपको रिवीजन करा देंगे एक बार और, ठीक है, अलग से, और इसके बाद आपका नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, जिसकी स्पीड लय सब कुछ मेंटेन रहेगी, ठीक है, वो ऑफलाइन में ही स्टार्ट कराऊंगा मैं एक तरीके से, मान के चलो, ठीक है। तब तक मैं आपको आज कल चैप्टर खत्म कर दूंगा ये वाला मैं, और कल चैप्टर खत्म करके मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। तो कल थोड़ा सा तैयार होके आना, चैप्टर के एंड के संग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगी कल, ठीक है। उसमें थोड़ा सा आपका रिस्पांस देखूंगा, कैसा रिस्पांस आ रहा है, आप भी एनालिसिस करोगे कैसी रिस्पांस आ रही है। और उसके बाद हम कल थर्सडे है ना, हाँ ठीक है, फ्राइडे को मैं नए चैप्टर की समरी दे दूंगा, जिससे कि मंडे को मैं आकर के जब चैप्टर लूंगा तो आपका बेस क्लियर होगा, ठीक है, जिसके अंदर मैं आपका बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन कंटिन्यू कराऊंगा पूरा का पूरा, ठीक है। हाँ नया चैप्टर मैं वहीं से स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है, ओके, टेंशन मत करो। चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब लास्ट बचता है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी की बात करते हैं तो आपके लंग्स की टोटल कैपेसिटी कितनी है? इसको टोटल लंग कैपेसिटी बोलते हैं, टीएलसी, जिसमें चारों वॉल्यूम जोड़ दिए जाते हैं, टीवी, आईआरवी, ईआरवी, आप समझ रहे हो, और रेजिडुअल वॉल्यूम, चारों को जोड़ दिया जाए तो उसको टोटल लंग कैपेसिटी बोलते हैं। एनसीईआरटी इसको ऐसे भी बोलती है कि अगर टाइडल वॉल्यूम के अंदर आपने वाइटल कैपेसिटी के अंदर आपने रेजिडुअल वॉल्यूम जोड़ दिया, वाइटल कैपेसिटी में तीनों वॉल्यूम हो गए, रेजिडुअल वॉल्यूम और जोड़ दो तो इसको भी आप टोटल लंग कैपेसिटी बोल सकते हो। या इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी को जोड़ दिया आपने, ठीक है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के अंदर एफआरसी जोड़ दिया आपने, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में शुरू के 2 वॉल्यूम आ गए, एफआरसी में लास्ट के 2 वॉल्यूम आ गए, आप समझ रहे हो। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में आपने एफआरसी जोड़ दिया तो चारों वॉल्यूम हो गए, तो इसको भी आप क्या बोलोगे? टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप समझ रहे हो। इस बार पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो बताता है कि नेक्स्ट ईयर का स्टैंडर्ड थोड़ा सही आएगा। सही का मतलब है इजी, मीडियम और हार्ड क्वेश्चन में जैसे ब्रेकअप करते हैं उस ब्रेकअप से आएगा। इस बार इन्होंने ब्रेकअप नहीं किया, ठीक है, मामला थोड़ा सा गड़बड़ रहा है और कुछ धांधली भी हुई है। 100% जो चीज़ें बता रही हैं, ठीक है, बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं 720 में से 718, 720 में से 719, हाउ इज पॉसिबल? आप बताओ कैसे पॉसिबल है? तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। एक ही सेंटर से एक से ज्यादा बच्चों के 720 आ रहे हैं, ये कैसी पॉसिबल है? 90 बच्चों के 720 नंबर आए, 89 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 90 बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो सोचो यार ये मतलब कुछ तो गड़बड़ है। चलो खैर ठीक है, कुछ ना कुछ है, इसके पीछे लोग लगे हैं और छोड़ेंगे नहीं, मीडिया वाले भी, ठीक है। सोशल मीडिया, ये मीडिया ढंग से उस पर अब वीडियो बनने चालू हो गए, ठीक है। तो एनटीए को घेरेंगे 100 तरीके से, सही तरीके से, कि ऐसे बच्चों के भविष्य के संग खिलवाड़ नहीं होगा, ठीक है, अच्छी तरीके से, ठीक है। चलो बेटा, यहाँ तक कोई डाउट है? हाँ यार बिल्कुल लग रहा है भांग खा लिया एनटीए वाला, ठीक है, क्योंकि जब उसने पीडीएफ बनाई थी उसी से आइडिया लग गया था। जब उसने सिलेबस अपडेट किया था न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो देखा होगा उसने इंसेक्ट लिखा था, उसमें फ्रॉग डाल दिया था, ठीक है, इंसेक्ट के अंदर फ्रॉग। बताओ इंसेक्ट में फ्रॉग थोड़ी ना होता है, इंसेक्ट में कॉकरोच होता है, फ्रॉग अलग है। तो वहीं से समझ में आ गया था कुछ तो गड़बड़ है। और फिर बाद में देखो एग्जाम टाइम पर इतनी धांधली हुई, ठीक है, हिंदी वाले बच्चों को इंग्लिश का पेपर मिल रहा है, इंग्लिश वाले बच्चों को हिंदी का पेपर बढ़ गया, राजस्थान के अंदर पता होगा आपको, ठीक है, कोटा में। तो ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मतलब क्या है, इतनी लापरवाही, कितनी भाई लापरवाही ऐसी थोड़ी ना होती है, इतनी लापरवाही,
ठीक है। और लास्ट टाइम भी कुछ ना कुछ तो हुआ है, कहीं ना कहीं ये लोग बहुत मतलब इनके खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए, और जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ना उनको उन गवर्नमेंट पोस्ट से बर्खास्त करना चाहिए, सही मायने में तो ये है। ठीक है, मतलब सबक सिखाना चाहिए कि जो ऐसा कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। चलो खैर ठीक है, तो इतना मैंने सारे के सारे वॉल्यूम और कैपेसिटी बता दिए थे आपको। फिर मैंने बताया था एक इंसान नॉर्मल रहते हुए या एक इंसान 1 मिनट के अंदर जो एयर लेता है और निकालता है 1 मिनट के अंदर, समय आ गया, इसको पल्मोनरी वेंटिलेशन रेट, या आप समझ रहे हो रेट ऑफ ब्रीदिंग बोल सकते हो। पल्मोनरी वेंटिलेशन रेट पर मिनट कितना होता है, तो पल्मोनरी वेंटिलेशन रेट, ठीक है, पर मिनट निकाला जाए तो टाइडल वॉल्यूम इनटू रेट ऑफ ब्रीदिंग, मतलब 12 से 16 बार आप ब्रीथ करते हो 1 मिनट के अंदर, और एक बार में टाइडल वॉल्यूम लेते हो, तो पल्मोनरी वेंटिलेशन इज इक्वल टू टीवी इनटू रेट ऑफ ब्रीदिंग। तो लगभग 6000 से 8000 ml एयर आप पर मिनट लेते हो और निकालते हो। 6000 से 8000 ml एयर आप पर मिनट लेते हो और निकालते हो, समझ रहे हो। लीटर में पूछेगा तो 6 से 8 लीटर आप एयर पर मिनट लेते हो निकालते हो। यहां तक कोई डाउट है? नो, यस, ठीक है, एकदम क्लियर है। अच्छा, आपसे पूछा जाए ऐसे कौन कौन से वॉल्यूम है जिनको स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते। वॉल्यूम पूछे है मैंने, वॉल्यूम विच नॉट मेजर बाय स्पायरोमीटर, तो आप बोलोगे सर एक ही वॉल्यूम है, रेजिडुअल वॉल्यूम। हाँ, आपसे कैपेसिटी पूछे, कौन सी कैपेसिटी है जिसको स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते, तब क्या बोलोगे? 2 कैपेसिटी हैं जिनके अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम आते हैं, जिनके अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम आते हैं उनको आप स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते। मतलब हम यहां बात कर रहे हैं FRC की, उसमें रेजिडुअल वॉल्यूम आता है, स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते। TLC की, उसमें रेजिडुअल वॉल्यूम आता है, स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते। यहां तक कोई डाउट है? अगला आज हमें स्टार्ट करना था, 1 मिनट, लाइट थोड़ा हैंग कर गई है, इसको सही करता हूं। ठीक है, ठीक है, तो अब बात करते हैं बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अगर मैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करता हूं तो गैसेस का एक्सचेंज 2 लेवल पर होता है, याद हो आपको। एक एल्वुलाई लेवल पर होता है और दूसरा टिश्यू लेवल पर होता है, लंग्स लेवल पर होता है, टिश्यू लेवल पर होता है। ठीक है, तो अब यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। कल मैंने क्वेश्चन दिए थे, करके लाए हो सारे के सारे या नहीं? ठीक है, सारे क्वेश्चन करते रहना, ठीक है, सारे क्वेश्चन करने हैं आपको। और कल मैं प्रैक्टिस भी कराने वाला हूं क्वेश्चंस की, एडिशनल क्वेश्चंस की, उसमें AR भी होंगे, उसमें सारे मतलब टाइप के क्वेश्चंस होंगे और पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। मान लो ये एल्वुलाई है, लंग्स की एल्वुलाई का डायग्राम बना रहा हूं मैं। ठीक है, और अगर मैं आपसे कहूं कि बाहर एटमॉस्फेयर है पूरा का पूरा, और मैं आप कहूं एटमॉस्फेयर में बेटा बहुत टाइप की गैसेस होती हैं, ये आप जानते ही हो। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी होती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो होगा वो होगा अप्रोक्सीमेटली 159 mmHg, CO2 का होगा 0.3 mmHg, रिमेनिंग नाइट्रोजन का होगा। तीनों का टोटल पार्शियल प्रेशर निकालू ना, टोटल एयर है, उसमें तीनों का पार्शियल प्रेशर 760 mmHg होता है, और 760 mmHg को मैंने ऑक्सीजन और CO2 में डिवाइड कर दिया, रिमेनिंग वाला नाइट्रोजन का होगा।
ठीक है, तो टोटल एयर का जो पार्शियल प्रेशर निकालोगे एटमॉस्फेयर में जो एयर होती है उसका 760 mmHg होता है। उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर समझते हो, उसको आंशिक दाब बोलते हैं। जैसे किसी ट्यूब के अंदर आप हवा भर रहे हो, तो ट्यूब के अंदर हवा भरी जाती है तो ट्यूब एक फूल जाता है, तो उसमें कितने प्रेशर से हवा भरी है आपने, उसमें हवा का आंशिक दाब कितना है। और अधिक आंशिक दाब से कम आंशिक दाब यानी हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर एयर का मूवमेंट होता है। तो ट्यूब के अंदर जो एयर है वो हाई पार्शियल प्रेशर से भरी हुई है, तभी तो पंप से भरी है ना आपने, तो अंदर प्रेशर ज्यादा होगा, छेद करोगे बाहर एयर बाहर निकलेगी हाई से लो की तरफ, बाहर से अंदर तो डिफ्यूज नहीं होगी ना, आप समझ गए ना। हाँ, क्योंकि ट्यूब के अंदर आंशिक दाब बाहर से ज्यादा है, इसलिए एयर अंदर से बाहर निकलेगी। ये समझ में आ गया होगा। एयर का फ्लो हमेशा अधिक आंशिक दाब से कम आंशिक दाब की तरफ होता है। पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में 159 mmHg होता है और CO2 का 0.3 mmHg होता है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। ऐसी मैं आपसे कहूं कि लंग्स के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और लंग्स के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हम नाइट्रोजन को नहीं ले रहे हैं क्योंकि नाइट्रोजन हमारे ब्लड में सॉल्युबल नहीं होती, इसीलिए नाइट्रोजन के आंशिक दाब की हमें जरूरत नहीं। जो सॉल्युबल ही नहीं है तो उसका तो डिफ्यूजन पॉसिबल ही नहीं है, तो उसको तो हम काउंट ही नहीं करते। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लंग्स में कितना होता है 104, CO2 का कितना होता है 30, CO2 कितना होता है 40 mmHg। यानी यहां पर आंशिक दाब अलग है और यहां आंशिक दाब अलग है, यानी पार्शियल प्रेशर। ये वो एयर है जो आप लंग्स के अंदर ले रहे हो, उसमें CO2 और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है आपके सामने, अंदर आके कम हो गया, अंदर आकर के ये प्रेशर कम हो गया, आप समझ रहे हो। ऑक्सीजन का कम हो गया, CO2 का बढ़ गया, क्योंकि ऑक्सीजन कंटिन्यू यहां से डिफ्यूज होकर टिश्यू के पास जा रही है। ठीक है, अब मैं ऑक्सीजन पर फोकस कर रहा हूं, अभी CO2 पे नहीं कर रहा। इनके चारों तरफ क्या है, ब्लड कैपिलरी के नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी। नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क है ये। ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क है, इनकी चारों तरफ आप जानते ही हो। ठीक है, और स्टार्टिंग में जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, भाई ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, ये डीऑक्सीजनेटेड है, जो एंटर कर रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड है। फिर जब धीरे धीरे ऑक्सीजन मिलना चालू हो जाएगी ना, तो यही ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, जब ऑक्सीजन मिलना चालू हो जाएगी इसके अंदर। तो हो गया डिफ्यूजन, कंटिन्यू ऑक्सीजन यहां पे डिफ्यूज होकर आ रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर अगर मैं बात करूं, ठीक है, यहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, योगा 95 mmHg, यानी यहां पर ऑक्सीजन 195 है, यहां 104 है, यहां 95 है। ठीक है, CO2 अभी भूल जाओ, ठीक है, समझने की कोशिश करना, CO2 अभी भूल जाओ। और ये नीचे हम टिश्यू बना दे रहे हैं, टिश्यू हम इधर बना देते हैं। ये टिश्यू है, अब समझना, यहां से बीच में हार्ट भी बना देते हैं। ये हार्ट का एक चैम्बर, ये हार्ट का दूसरा चैम्बर। हार्ट के 4 चैम्बर हैं, इधर वाले दोनों चैम्बर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, उधर वाले दोनों चैम्बर के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से सीधा यहां आएगा,
ठीक है, और वेंट्रिकल से होता हुआ ये सीधा टिश्यू के पास जाएगा, ऐसे नहीं, टिश्यू के पास जाएगा। अब प्रेशर जो यहां पर है वही सारा प्रेशर यहां पर होगा, वही प्रेशर यहां पर होगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। वही यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर जो प्रेशर है वही प्रेशर रहेगा सभी जगह, ठीक है। अब समझना, मैं यहां लिख देता हूं उसको, यहां से हटा करके, इन सब के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95 mmHg ही रहेगा। ये यूनिट है, कहीं लिख दी है, कहीं लिख दी, यहां लिख दिया मैंने, ठीक है। ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इधर है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ग्रीन कलर से दिखा दिया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, रेड कलर से दिखा दिया है, ठीक है। ये लंग्स या एल्वुलाई है, लंग या एल्वुलाई है, ठीक है। यहां से डिफ्यूज होकर के, अब ये कौन सी ब्लड वेसल्स होगी, इसको आप बोल सकते हो पल्मोनरी वेन, वेन होते हुए भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यह सिस्टेमिक आर्टरी, सिस्टेमिक आर्टरी और पल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर सेम ही रहता है, ठीक है। आप समझ रहे हो, एटम ऑक्सीजन पर फोकस करो, CO2 भूल जाओ। यहां ऑक्सीजन कितनी है 159, यहां ऑक्सीजन कितनी है 104, यहां ऑक्सीजन कितनी है पल्मोनरी वेन के अंदर, सिस्टेमिक आर्टरी के अंदर 95 mmHg। पर टिश्यू में तो ऑक्सीजन यूज हो रही है ना, तो टिश्यू में कंटिन्यू ऑक्सीजन यूज हो रही है, तो यहां पर ऑक्सीजन कितना होगी, यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा टिश्यू के अंदर, टिश्यू में कम होगा क्योंकि यूज हो रही है ओनली 40 mmHg। जबकि यहां ब्लड में कितनी थी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95 mmHg। तो कहां से कहां ऑक्सीजन डिफ्यूज करेगी, 95 से टिश्यू में जाएगी 40 की तरफ, ये डिफ्यूजन होगा। यहां पर ऑक्सीजन को यूज, यानी कंटिन्यू यहां पर ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। यहां ऑक्सीजन ज्यादा है, ये अंदर गई क्योंकि यहां कम है, इसलिए तो अंदर जा रही है हाई से लो की तरफ। यहां से अंदर जाएगी क्योंकि अंदर और कम है 95 घूमती हुई यहां से यहां चली जाएगी, यहां और कम है क्योंकि यहां कंटिन्यू कितनी होगी 40, क्योंकि यहां कंटिन्यू ऑक्सीजन यूज हो रही है, इसलिए ऑक्सीजन हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट करती है। ऑक्सीजन ऑलवेज हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। समझ रहे हो ना मेरी बात, यहां तक समझ में आ रही है बेटा? अभी सिर्फ ऑक्सीजन पर ध्यान दोगे और कहीं ध्यान नहीं दोगे। देखो खत्म करने पे मत आना, ठीक है। पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर के अंदर अभी पटना के अंदर आपको पता है प्रशासन ने बंद कर दिया, ठीक है। खत्म करने पे आओगे तो मैं 2 दिन में भी एक चैप्टर खत्म करा देता हूं, ठीक है। तो खत्म की बात आप नहीं करोगे, आप कंपैरिजन कंटेंट का करोगे, ठीक है। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं जनवरी के अंदर मैं पूरी बायो आपके दिमाग में सेट कर दूंगा, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस और रिवीजन करा करके, ठीक है। तो वो नहीं है, अभी एक्चुअल में चीजें सेट हो रही हैं। जब सेट होती हैं, क्योंकि ऑनलाइन में सेट नहीं करना है, ऑनलाइन के अंदर मुझे नहीं पता बच्चे समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, मुझे अपना बस कंटेंट डिलीवर करना है। 3 लेक्चर 5 लेक्चर जो भी मुझे मिले हैं, ठीक है। 4 लेक्चर में जो हुआ है 4 लेक्चर में, तो वो डिलीवर करना है मुझे, तो बस इतना सा मुझे पता है। समझ गए ना मेरी बात? यहां मुझे मतलब बच्चे की एक एक सेटिस्फेक्शन पे काम करना है। और अभी पता है स्टार्टिंग के अंदर ये तुरंत ही पटना में ये केस और हो गया, ठीक है। क्लास बंद कर दी गई, नहीं तो अब तक तो मैं सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट करा देता, ठीक है। तो अभी रीसफलिंग भी हुई, रीसफलिंग का मतलब आपका क्लास भी एडजस्ट हुई, ठीक है। इसलिए टाइम लगता है, तो थोड़ा सा कुछ समझना होगा। स्टार्टिंग में एक बार सेट हो जाने के बाद एकदम परफेक्शन से चलेगा हर चीज, ठीक है। तो आप सब कुछ सेट है ही, ठीक है। बस भगवान से कहो कि ऐसी कोई आपदा ना आ जाए कि चीज़ें बंद हो जाएं अचानक से, ठीक है। कि मान लो पटना बंद कर दिया, समझ रहे हो,
तो बस वो है चीज़ें बाद बाकी का। तभी तो हमने क्यों डिसीजन लिया हमने कि बच्चों का नुकसान ना हो, इसीलिए बच्चों को प्रॉपर रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दी जाए, प्रॉपर ठीक है चीज़ें समझा दी जाए, तो उसको हम लोग इस तरीके से लेकर के आए। ठीक है, तो खत्म करने का तो भाई हाथों में है। ठीक है, मुझे बताया मैं वन शॉट में भी खत्म करा सकता हूँ, ये मेरी समझ रहे हो है, मतलब मेरी है पूरा का पूरा कि मैं, तुम कहते हो सर 15 क्लासों में 15 क्लासों में खत्म करा दूंगा मैं, तो पूरी एनसीईआरटी, यस पूरी एनसीईआरटी हो जाएगी। और ये भी गारंटी लेता हूं उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये भी गारंटी लेता हूं मैं। तो मुझे पता है कि क्या कराना है, पर हमें क्या कराना है, एक एक चीज को प्रॉपर वे में लेकर के, क्योंकि इस बार जो चीजें हो रही हैं ना नीट के अंदर जो देखने को मिल रही हैं, 720 बड़ा कॉमन हो गया है। ठीक है तो गलत, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है मानता हूं, बट फिर भी लास्ट ईयर भी 720 कई बच्चों के आए थे, तो वो चीजें हैं, तो उसके लिए आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना होगा। तो अभी स्टार्टिंग है, एक बार स्टार्टिंग सेट हो जाए, और जो लगभग हो चुकी है, ठीक है, आपकी जो भी चीजें हैं, ठीक है, डाउट से रिलेटेड, ठीक है, क्लास से रिलेटेड, डीपीपी से रिलेटेड, मॉड्यूल से रिलेटेड, ठीक है, आप समझ रहे, जो भी कंसर्न थे वो हम सॉल्व करके फिर अब कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो आप टेंशन मत करो। ठीक है, इस मंडे को शायद मेरा सेशन अब यहाँ निकल गया, तो मेरा सेशन अब मंडे को तरुण सर का सेशन आएगा, यानी अब सब चीज़ें एकदम व्यवस्थित तरीके से चलेंगी, बहुत सिस्टमेटिक वे में चलेंगी। ठीक है, तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो बुरा समय था वो निकल रहा है, रिजल्ट भी आ चुका है, अब एकदम एग्रेसिवनेस तरीके से सारे के सारे काम करेंगे। ठीक है, मुकेश बेटा, ठीक है, अगर है तो बस मैं सच कह रहा हूं, मेंटेन भी करेंगे। एमडी ये क्या नाम है, माज करके लिखा हुआ है। ठीक है, इससे मिलूंगा, कौन है ये एम करके एमडी लिख रहा है ना बेटा, ये लिख रहा है कि आप सही से पढ़ाइए सर, आप सही से पढ़ाइए। नहीं नहीं सर, अब तुझसे मिलूंगा आप क्लास में आकर के। ठीक है, तुझे क्या लग रहा है गलत तरीके से पढ़ा रहा हूं मैं, बता। कितनी मतलब ऑनलाइन में स्वतंत्रता है तुम्हें लिखने की, सामने बोल के दिखाओ, मैं मिलूंगा जरूर, नाम लिख लेता हूं तेरा मैं। चलो, छः सौ 652 पर जीएमसी मिल जाएगा बेटा, टेंशन मत कर, ओबीसी मिल जाएगा। 539 पे कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, 650 आ रहे हैं तो मिलने की उम्मीद है, जीएमसी मिल जाएगा। ठीक है, ओबीसी मिल जाएगा। ठीक है, बस काउंसलिंग में थोड़ा सा अलर्ट रहना। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा है, यहाँ कम है, और फिर अंदर कम है, और यहाँ के और कम है, इसलिए हाई से लो की तरफ ऑक्सीजन का कंटिन्यू मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, कम क्यों होती आ रही है, क्योंकि कंटिन्यू यहाँ पर ऑक्सीजन यूज हो रही है, सक्शन हो रहा है, सक्शन हो रहा है, इसलिए बाहर से खिंचती हुई ऑक्सीजन अपने आप अंदर आती जा रही है, अंदर आती जा रही है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता जा रहा है। इसमें किसी को कोई डाउट है? जैसे मैं अक्सर कर बोलता हूँ कि मान लो ये आपकी एक क्लास रूम है, अक्सर का यही मैं डब्बा बनाता हूँ हमेशा, क्लासरूम है, ये कॉलेज है, कॉलेज के अंदर ये आपका क्लासरूम है, कॉलेज के अंदर ये आपका क्लासरूम है। ठीक है, अरे भाई कहाँ गया ये माइक, एक मिनट माइक लगा दूं बस। हाँ, कॉलेज के अंदर ये आपका क्लासरूम है, और क्लासरूम की अगर बात की जाए तो ये क्लासरूम का गेट है, आप ही बताओगे, ये मेन गेट है, कॉलेज का मेन गेट है। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा क्लास के अंदर आप सारे के सारे बैठे हो, ये सारे के सारे बच्चे बैठे हैं, क्लास के अंदर आप देखते होगे सफोकेशन ज्यादा होता है, क्योंकि क्लास के अंदर आप कंटिन्यू क्या कर रहे हो, ऑक्सीजन को यूज कर रहे हो, इसलिए ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा। CO2 निकाल रहे हो आप, तो CO2 का पार्शियल प्रेशर क्लास के अंदर ज्यादा होगा। आप समझ रहे हो, क्लास के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है क्योंकि कंटिन्यू आप यूज कर रहे हो,
CO2 निकाल रहे हो मतलब मानो टिश्यू की तरह काम कर रहा है, आपको सफोकेशन होगा, ठीक है, तो आप बाहर जाओगे। जरा बाहर बताओ, यहां से ऑक्सीजन, अगर यहां पर ऑक्सीजन कम है, कम का मतलब यहां मान लो ऑक्सीजन कितना है 40 mmHg है, ठीक है, तो क्लास के बाहर ऑक्सीजन कितना होगा? आप बोलोगे सर यहां थोड़ा ज्यादा होगा, 95 होगा, मतलब मैं ब्लड से कंपैरिजन कर रहा हूं, यहां से ऑक्सीजन कंपैरेटिव ज्यादा होगा, होगा नहीं होगा? ठीक है, और बाहर निकल जाओ, और बाहर निकल जाओ तो ऑक्सीजन और ज्यादा होगा, और ज्यादा का मतलब है जो निकल रहा है, मान लो यहां पर ऑक्सीजन हो गया 104, तो एटमॉस्फेयर में कितना होगा? एटमॉस्फेयर में मान लो 159, आप समझ रहे हो? तो ऑक्सीजन कंटिन्यू क्या होता जा रहा है, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां, सीधी सी बात है, यहां ऑक्सीजन कम तो यहां ज्यादा, यहां और ज्यादा, यहां और ज्यादा, ठीक है, ये ऐसे मान लो। लंग से कंपैरिजन थोड़ा नहीं हो पाया तो ऐसे भी मान सकते हो। ठीक है, यहां ऑक्सीजन 40 है तो यहां से निकलोगे बाहर ना तो यहां 95 होगा, गेट के पास कितना होगा 104 होगा, बिल्कुल बाहर निकालोगे कितना होगा 159 होगा। तो जैसे जैसे आप बाहर की तरफ जाते जाओगे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ता जाएगा और आपको अच्छा सा फील होगा। जैसे जैसे आप अंदर आते जाओगे तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर घटता जाएगा और क्लास के अंदर और कम होगा। जबकि CO2 उल्टा होगा, CO2 यहां ज्यादा होगा, बाहर कम होगा और एटमॉस्फेयर में CO2 और कम होगा। ठीक है, आप समझ रहे हो ना? तो जैसे जैसे आप बाहर से अंदर की तरफ जाओगे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो रहा है, क्यों? क्योंकि कंटिन्यू ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही है, इसलिए बाहर से ऑक्सीजन अंदर आती रहेगी क्योंकि अंदर यूटिलाइज हो रही है। अगर अंदर का और बाहर का ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बराबर कर दिया जाए तो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन नहीं होगा। आप समझ रहे हो? दोनों का अगर पार्शियल प्रेशर बराबर कर दिया जाए तो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन नहीं होगा, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अगर मैं आपसे कहूं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से स्टार्ट करूं मैं, ठीक है, लंग्स, ठीक है, से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड कर देता हूं मैं, टिश्यू, तो ये सीक्वेंस तो आपको याद रहेगी ना भाई। एटमॉस्फेयर में 159 होगा, लंग्स में 104 होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 होगा। देखो ये ज्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं, ज्यादा से कम की तरफ। ठीक है, टिश्यू के अंदर कितना होगा? टिश्यू में 40 mmHg होगा। अब बताओ ऑक्सीजन वाला कंसेप्ट समझ में आया? आपसे ज्यादा से कम की तरफ पूछे, एटमॉस्फेयर से टिश्यू की तरफ पूछे तो ये सीक्वेंस ध्यान रखनी है। अब मैं CO2 की बात कर रहा हूं। CO2 यहां ज्यादा होगी, यहां ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। यहां बाहर निकलोगे तो CO2 कंपैरेटिव कम होगी, कम, दो ही तीर दिखा रहा हूं मैं। ठीक है, और यहां आओगे तो CO2 और कम होगी, खिड़की के पास, गेट के पास, एक तीर दिखा रहा हूं। और बाहर निकलोगे तो CO2 और कम हो जाएगी। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? तो CO2 जैसे जैसे बाहर जाते जाओगे कम होती जाएगी। ठीक है, जैसे वापस आ रहा हूं मैं। अब CO2 की बात करते हैं। एटमॉस्फेयर में CO2 कितनी है? 0.3। यहां आगे CO2 कितनी है? 40 mmHg। भाई आप समझना मेरी बात। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो यहां ऑक्सीजन 95 होगी। ठीक है, या इधर लिख देता हूं डीऑक्सीजनेट की तरफ। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर अगर मैं बात करूं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कितनी होगी? 40 mmHg ऑक्सीजन होगी। ऑक्सीजन कम होगी डीऑक्सीजनेटेड में, CO2 ज्यादा होगी 45। यहां 40 है, यहां 45, तो CO2 कहां से कम मूव करेगी? इधर से इधर मूव करेगी। सिंपल सी बात है, CO2 जा रही है। ठीक है, डिफ्यूज हो रही है और आफ्टर डिफ्यूजन के बाद CO2 कितनी रह जाएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर? ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर मैं लिख देता हूं, चलो यहीं लिख देता हूं। ऑक्सीजन यहां पर 95 है तो CO2 कितनी होगी? CO2 कम होगी 40। CO2 कितनी होगी यहां पर? 40। टिश्यू में CO2 बन रही है तो ज्यादा होगी। $45। यहां पर कितनी होगी? 40। तो कहां से कहां मूवमेंट होगा? हाई से लो की तरफ मूवमेंट होगा अपने आप। सिंपल सी बात। यहां जो ब्लड बनेगा वो कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड होगा।
ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से यहां पर आएगा, सिंपल सी बात। फिर यहां से पूरी बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये हो गया सिंपल। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ये जो ब्लड लेकर के जा रही है भाई, जो टिश्यू से लेकर के हार्ट में जाती है, ये क्या है? सिस्टमिक वेन। और हार्ट से लंग्स में लेके जाती है, ये है पल्मोनरी आर्टरी। सिस्टमिक वेन और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर प्रेशर बराबर होगा क्योंकि दोनों के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर और CO2 के पार्शियल प्रेशर में क्या अंतर होगा? ऑक्सीजन कम होगा। कितना कम होगा ऑक्सीजन? यहां ऑक्सीजन होगा 40, CO2 ज्यादा होगा। ज्यादा कितना मतलब 45। सिंपल सी बात। यही मैंने यहां लिख दिया, ऑक्सीजन 40 45, क्योंकि यही तो घूम के यहां आ रहा है। और फिर फाइनली यहां से एयर को निकाल दिया जाता है। जब एयर को बाहर निकालोगे ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, इसमें ऑक्सीजन CO2 अलग अलग होगा। एक्सपायरेशन जो एयर बाहर निकालोगे उसमें ऑक्सीजन, एनसीईआरटी ने नहीं दिया पर मैं बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है। और CO2 यहां कितना होगा? 32 mmHg। सिंपल सी बात, ठीक है। अब CO2 की बात कर रहा हूं। CO2 बन कहां रहा है? टिश्यू में बन रहा है। टिश्यू से डिफ्यूज होकर कहां आएगा? आप बोलोगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर डिफ्यूजन होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां 40 है, यहां 45 है, ज्यादा से कम की तरह डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूज होकर कहां गया? सिस्टमिक वेन के थ्रू हार्ट में, और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वापस लंग्स के अंदर। दोनों में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो दोनों के अंदर पार्शियल प्रेशर, ठीक है, सेम ही होगा। ऑक्सीजन का 40 होगा और CO2 का 45 होगा, पर दोनों के अंदर होगा, ठीक है, 40 और 45। ऑक्सीजन कम होगा। क्यों? क्योंकि वेन है, वेन में ऑक्सीजन कम होता है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन कम होता है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 ज्यादा होती है, 45 होगी डिफ्यूजन के बाद। यही 45 वाली CO2 यहां से कहां जाएगी? ऊपर, ठीक है। ऊपर क्या है? 40, 45 से 40 की तरफ। और जो बाहर निकालोगे 32। और एटमॉस्फेयर में कितनी होती है आप जानते हो? 0.3। यानी अगर CO2 के सीक्वेंस की बात करूं, CO2 के सीक्वेंस की बात करूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 उल्टा होगा। ये होगा टिश्यू से, टिश्यू से स्टार्ट होगा, टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से लंग्स से एक्सपायरेशन के टाइम पर एक्सपायर्ड एयर, फिर फाइनली एटमॉस्फेयर, फाइनली एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो अब ये समझ में आ गया टिश्यू में कितनी होती है CO2 45, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितनी होती है 45, लंग्स में कितनी होती है 40, एक्सपायर्ड एयर में कितनी होती है 32, जो एयर बाहर निकाल रहे हो उसमें कितनी है, मतलब एटमॉस्फेयर में कितनी है 0.3 mmHg। अब बताओ क्या डाउट है? क्योंकि CO2 अंदर बन रही है, अंदर से बाहर की तरफ जा रही है, कम होता जाएगा। ऑक्सीजन बाहर बन रही है, बाहर से अंदर की तरफ जाएगी, ठीक है, कम होता जाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन कंटिन्यू बाहर से अंदर की तरफ जाएगी, CO2 अंदर से बाहर की तरफ जाएगी। सिंपल सी बात। CO2 बाहर निकल रही है क्योंकि अंदर बन रही है, ऑक्सीजन बाहर बन रही है इसलिए अंदर जा रही है, क्योंकि अंदर ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो रहा है, CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ डिफ्यूजन होता है, इसी को एक्सचेंज ऑफ गैसेस बोलते हैं। एक्सचेंज दो जगह हो रहा है, ठीक है, टिश्यू लेवल पर एक्सचेंज हो रहा है, टिश्यू लेवल पर, और लंग्स लेवल पर एक्सचेंज हो रहा है। इन सारे प्रेशर को याद करने के लिए तरीका मैंने ये बता दिया। क्वेश्चन जो बनता है वो रिड्यूसिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में आता है, ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर दोगे। एनसीईआरटी ने इसी को इस तरीके से दे रखा है टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। ये गैसेस हो गए, एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन CO2 का प्रेशर, एल्वलाई के अंदर ऑक्सीजन CO2 का प्रेशर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन CO2 का प्रेशर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन CO2 का प्रेशर, और टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन CO2 का प्रेशर। यहां पर एक्सपायर्ड एयर वाला इन्होंने नहीं दे रखा, जो मैंने ऐड कराया है आपको एडिशनल, ये वाला ये इसलिए ऐड कराया है क्योंकि अगर क्वेश्चन आया था, जैसे हमें लगता है हम जो एयर निकाल रहे हैं ना,
जैसे बाहर निकाल रहे हैं उसमें CO2 होती है, ऑक्सीजन नहीं होती ना, उसमें बहुत ऑक्सीजन होती है। आप जो ऑक्सीजन ले रहे हो 159 mmHg वाली ले रहे हो और निकाल रहे हो 116 mmHg वाली निकाल रहे हो। तो जो ऑक्सीजन ले रहे थे उसका सिर्फ आप 25% यूज करते हो, 75% ऑक्सीजन तो आप निकाल देते हो। यानी जितना आप ले रहे हो उसका ओनली कुछ ही प्रतिशत आप यूज कर रहे हो। समझ रहे हो? आपको मैं अगर 20 रुपए दे रहा हूं तो उसमें से 5 रुपए खर्च कर रहे हो, 15 रुपए आप वापस कर देते हो, निकाल देते हो। आप समझ गए ना मेरी बात? तो क्वेश्चन आया था कि माउथ टू माउथ रेस्पायरेशन में, जैसे डिस्कवरी पर देख रहा था मैं, तो डिस्कवरी की टीम थी एक सी के किनारे, वहाँ टर्टल था। टर्टल समझ रहे हो ना? एक टॉर्टॉइस होता है, एक टर्टल होता है। टर्टल फ्लैपर्स होते हैं, समुद्र किनारे बहुत मिलते हैं। तो टर्टल था, बहुत बड़ा टर्टल था, ठीक है। वो किसी जाल में फंस गया था, ह्यूमन मेड, ठीक है। तो फंसा हुआ था, तो उसकी वजह से वो सांस नहीं ले पा रहा था, ठीक है। तो उसका मतलब ऐसा लगा ख़त्म हो गया हो। तो उन टीम ने उसको देखा, उसके हार्ट को ऐसे ऐसे पंप किया, फिर उसकी माउथ में उसके माउथ को लगा करके ऑक्सीजन डाली उसके लंग्स के अंदर, जैसे काम करे वो। तो आप समझ रहे हो? हार्ट को प्रेस किया, लंग्स में ऑक्सीजन डाल रहे हैं, मतलब वेंटिलेटर का काम कर रहे हैं। तो देखने में ऐसा लगेगा आप जो ऑक्सीजन डाल रहे हो, आप ऑक्सीजन CO2 डाल रहे हो ना, आप ऑक्सीजन डाल रहे हो। तो माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन में भी 16%, 16%, या ऐसे कह सकते हो जो आप ऑक्सीजन ले रहे हो, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होता है? 21% होती है ना, 21%। और जो आप निकाल रहे हो उसमें से 21 में से 16% होती है, यानी आपने टोटल का 25% यूज किया। समझ रहे हो? आपको मैंने 20 रुपए दिए, 21 रुपए दिए, आपने 16 रुपए मुझे वापस कर दिए, तो लगभग 25% आपने क्या किया? उसका यूटिलाइजेशन किया। समझ गए ना? हाँ। तो 159, या पार्शियल प्रेशर में बात करेंगे तो 159 वाली ऑक्सीजन आप ले रहे हो और 116 वाली ऑक्सीजन निकाल रहे हो, मतलब टोटल ऑक्सीजन का 25% आपने यूज किया, यानी 75% ऑक्सीजन आपकी अभी भी उस एयर के अंदर है जो आप बाहर निकाल रहे हो। आप समझ रहे हो? इसलिए माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन में 16% या पार्शियल प्रेशर में 116 mmHg के प्रेशर वाली ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की जाती है। समझ में आया नहीं आया ये बताओ? हाँ मुकेश, 720 का एक नहीं पढ़ा, बहुत सारे 720 के पढ़े हैं, पर पढ़ने की एक अलग बात है, मैं उसकी नहीं बात कर रहा हूं। पढ़े तो देखो देखो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑफलाइन में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं डाउट आता है तो ऑनलाइन, बायो तो ऑनलाइन ही कर रहे हैं, ठीक है। बायो तो कर लेते हैं, बायो मतलब एक तरीके से वो करते ही हैं, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं, पर काफ़ी बच्चा, मैक्सिमम बच्चा कहीं ना कहीं हम लोगों से पढ़ रहा है। मैक्सिमम बच्चा जो मैं मिलता हूँ, कोटा में था, ठीक है, जब बच्चे मिलते थे, सर हम बायो आप ही से कर रहे हैं, ठीक है, कोचिंग में पढ़ रहे हैं पर बायो आपसे कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उस समय ऑफलाइन अवेलेबिलिटी नहीं थी, ठीक है। तो मैं पुणे गया तो वहाँ पर भी सेम ऐसे ही मिला, ठीक है। बिहार में आए थे जब बहुत सारे बच्चे मिले थे हम बच्चों से, तब समझ में आया कि बच्चा पढ़ तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली रहा है, पर बस वही है ना कि समझ रहे हो, पढ़ रहा है और मार्क्स भी अच्छे लेकर के आ रहा है, फुल में फुल मार्क्स इस बार बहुत सारे बच्चे, मतलब बहुत सारे बच्चे जो थोड़ा भी क्लास में सीरियस थे मार्क्स लेकर के आए हैं, ठीक है। पर एक ही सेंटर से अगर बहुत ज़्यादा बच्चे साउथ में, स्पेशली साउथ की बात कर रहा हूँ, साउथ में मैंने रिजल्ट देख रहा था, ठीक है, पर ये नॉर्थ में भी हुआ है, जैसे हरियाणा के सेंटर से देखा मैंने, ठीक है, एक ही सेंटर से कई बच्चे निकल रहे हैं, ठीक है। तो कई सेंटरों को स्टडी किया ना, साउथ में भी बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक है। तो एक ही सेंटर से कई बच्चों का इतना एक साथ 720 नंबर लाना, ये डाउटफुल कंडीशन क्रिएट कर रहा है। तो वो समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों, ठीक है। बस वही है, इंक्वायरी करनी चाहिए इसकी, बस और कुछ नहीं। बिल्कुल सही कह रहा है मनीष सिंह राजपूत भाई, 655 वाले को कुछ मिल नहीं रहा ठीक है। अब मैं बता दूं 655 वाले को मिल जाएगा, अभी स्टेट वाली लिस्ट नहीं आई, ठीक है। मनीष बेटा, दूसरों लोगों को अभी डराओ मत, अभी ये ऑल इंडिया रैंक आई है, ऑल इंडिया रैंक के बाद अभी आपका जो स्टेट कोटा लगता है उसके हिसाब से आपकी रैंक डाउन जाएगी, ठीक है। तो ये रैंक ऑल इंडिया आई है और आप ऑल इंडिया की सीट पर थोड़ी ना करोगे, ठीक है, आप अपने स्टेट की सीट पर करोगे, तो उसके हिसाब से आपकी जो रैंक है वो मतलब जो सीट मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। पर हाँ 140 से नीचे जिस, जो 640 से नीचे जिसके आ रहे हैं और जनरल में, और अगर वो यूपी और बिहार से है तो यार मामला बहुत टाइट है, मतलब
मैं डरा नहीं रहा हूँ, पर तो मामला टाइट है, ठीक है, क्योंकि यूपी बिहार ऐसी स्टेट है जहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो मामला टाइट है। दीपक बेटा थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर समझाने से आ रहा है तो वैसे भी आएगा, क्योंकि इसलिए मैं 3 तरीके से समझाया। एक डायग्राम से समझाया, जिनको डायग्राम से समझ में आ जाए अच्छी बात है। फिर मैंने क्लास का रूम बना के समझाया, जो देसी बच्चे होते हैं उनको क्लास के रूम से समझ में आता है, जो टेक्निकल बच्चे होते हैं उनको ये इससे समझ में आता है, जो एनसीईआरटी के कीड़े होते हैं उनको एनसीईआरटी से समझ में आता है। तो 1 2 3 4 तरीके से मैंने एक ही चीज़ समझाई है। अब बताओ, अगर कोई कहे कि सर चारों तरीके से समझ में नहीं आता है, तो तुम कहाँ पर बिलोंग करते हो यार, किस स्टेज पर आ रहे हो, ठीक है। मैंने हर तरीके के बच्चों को लेके चलता हूँ, ठीक है, ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, मतलब कई तरीके से, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा सीक्वेंस हो जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है। फिर मैं रिवीजन में ले लूँगा, अगर फिर भी तुम थोड़ा घर पे जाना, समझना, घर पे जाने का मतलब है घर पे ही हो तुम, तसल्ली से क्लास के बाद समझना, और फिर एक बार मुझसे फिर डिस्कस कर लेंगे हम लोग कल, ठीक है। और ऑफलाइन के अंदर फिर से एक बार मैं एक क्लास और दूंगा इसमें, ठीक है, हो जाएगा। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की बात कर रहे हैं। अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की बात करते हैं तो समझना गैसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, ठीक है। कल मैं चैप्टर को खत्म करके प्रैक्टिस कराऊंगा, और परसों मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, पर उसका पूरा ओवरव्यू बता दूंगा, बेसिक सारे बता दूंगा, ब्लड का बेसिक बता दूंगा, ब्लड होता क्या है, समझ रहे हो। फिर जो ऑफलाइन में आऊँगा, मतलब अगला जो मेरा सेशन होगा उसमें जीरो से फिर से स्टार्ट कर दूंगा नए चैप्टर को, पुराने वाले चैप्टर का एक बार रिवीजन कराऊंगा और नए चैप्टर को स्टार्टिंग से स्टार्ट करके मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है, ठीक है। अब पर हम लोग अब 3-3 दिन के लिए नहीं, पूरा पूरा हफ्ते आ रहे हैं, ठीक है, पूरा हफ्ते वहीं रहेंगे, जिससे कि एक हफ्ते में एक पूरा चैप्टर ही हो जाएगा आपका, पूरा चैप्टर विद मतलब रिवीजन विद सब कुछ करा करके, ठीक है। हर हफ्ते एक चैप्टर करा के जाएंगे, मान के चलो, ठीक है। तो अब आपका लोड थोड़ा बढ़ जाएगा, नो डाउट। एक हफ्ते जूलॉजी का पूरा चैप्टर खत्म होगा, एक हफ्ते बॉटनी का होगा। बायो तो हम जितना कराते हैं उतना करते जाओ, बस सारी कोई हिम्मत प्रैक्टिस सारी तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री की करोगे, बस इन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दोगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की बात करता हूँ तो 2 गैसेस हम पढ़ने वाले हैं, ऑक्सीजन और CO2। तो मैं इसी को लिख रहा हूँ बेटा, समझना। एक तरफ तो लिखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, एक तरफ लिखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 की बात कर रहा हूं मैं। अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात करता हूं तो 2 बात ध्यान रखना। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो होता है ना, एक तो 2 से लेकर के 3% के आसपास लिख रहा हूं मैं, और दूसरा लिख रहा हूं मैं यहां पर 97 से 98%। टू से लेके 3% ऑक्सीजन किस फॉर्म में और किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है? 2 से लेके 3% जो ऑक्सीजन है वो डिजोल्व फॉर्म में होती है। थ्रो प्लाज्मा। अगर मैं यहां बात करता हूं 97 से 98% ऑक्सीजन किस फॉर्म में होती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मतलब HbO2 किसके थ्रू? थ्रू
आरबीसी, आरबीसी के थ्रू ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, समझ रहे हो। अगर मैं CO2 की बात करता हूं तो CO2 किस फॉर्म में कितना, जैसे लगभग 23%, 23 भी नहीं, 7 से स्टार्ट करता हूं पहले मैं, 7% और 70%, 7% डिजोल्व फॉर्म में हो रही है थ्रू प्लाज्मा, सेवेंटी परसेंट बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में हो रही है, यानी HCO3 आयन, किसके थ्रू, थ्रू प्लाज्मा। क्लियर बिल्कुल। तो यहां प्लाज्मा के थ्रू ओनली 2 से लेकर 3% हो रही है, यहां प्लाज्मा के थ्रू टोटल कितनी हो रही है, सेवेंटी 77%, टोटल 77% प्लाज्मा के थ्रू हो रही है। दो चीजें ध्यान रखना, किस फॉर्म में, तो फॉर्म यहां डिसॉल्व फॉर्म में है, बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में है, यहां डिसॉल्व फॉर्म में है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, ठीक है। अब बचा कितना, 23%। यह कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन, यानी HbCO2 की फॉर्म में, HbCO2 की फॉर्म में 23% हो रही है। अब यहां प्लाज्मा के थ्रू बहुत कम हो रही है, आरबीसी के थ्रू बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है। अब समझना, HbCO2 की फॉर्म में, यानी हीमोग्लोबिन आरबीसी में होता है, तो आरबीसी के थ्रू, आरबीसी थ्रू आरबीसी, इसी में बहुत सारे 1 2 3 4 5 और 10 क्वेश्चन बन सकते हैं। 10 क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, 10 क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं बेटा, फॉर्म्स पूछेगा, ऑक्सीजन किस फॉर्म में कितना परसेंट होती है, डिजोल्व फॉर्म में 2-3%, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में 97 से 98%, CO2 डिजोल्व फॉर्म में 77%, बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में 70%, कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में 23%। 5 क्वेश्चन बन गए, ठीक है। प्लाज्मा के थ्रू ऑक्सीजन कितनी होती है, थ्रो प्लाज्मा 23%, थ्रो आरबीसी 98%, थ्रो प्लाज्मा, टोटल थ्रो प्लाज्मा 77%, ठीक है। 20 थ्रो आरबीसी 23%, ठीक है। तो आप समझ रहे हो, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैंने बाइफर्केट किया है, किस फॉर्म में कितना परसेंट ट्रांसपोर्ट होती है और किसके थ्रो कितना परसेंट ट्रांसपोर्ट होती है। ये दो बेहतरीन क्वेश्चन बन सकते हैं, एनसीईआरटी से है। अब समझ में आया होगा ये डेटा, यस या नो, ये समझ में आया नहीं आया। बैच इवनिंग होगी क्या, मैंने तो इवनिंग बैच के लिए पूरी कोशिश की थी, पर आप ही लोगों ने मना कर दिया। तरुण सर वहां थे तो मैंने कहा सर बच्चे इवनिंग के लिए कह रहे थे, ठीक है, तो एक बैच मॉर्निंग में कर दो, एक इवनिंग में कर दो। फिर शायद वो गए होंगे क्लास में, मुझे लग रहा है, ठीक है। तो उन्होंने बताया मुझे कि सर बच्चे इवनिंग के लिए रेडी नहीं है, ठीक है, मॉर्निंग के लिए रेडी हैं, ठीक है। फिर मैं क्या करता बताओ। तो मैंने तो पूरा, आपने मुझसे कहा कि सर इवनिंग में एक बैच, कहीं हमें खाने की दिक्कत है, वो दिक्कत है, तो इवनिंग के लिए पूरा मैंने कह दिया। फिर जब आप ही लोग क्लास में कह रहे हो नहीं नहीं मॉर्निंग में ही दोनों बैच, ठीक है, तो फिर मैं मॉर्निंग में कर दिया उन्होंने। वो भी क्या करें भाई, आपसे पूछ के ही तो सारे काम करेंगे। आपने कहा तो इवनिंग के लिए कोशिश की मैंने, एक मॉर्निंग एक इवनिंग। आपने कहा नहीं नहीं सर दोनों मॉर्निंग, तो ठीक है दोनों मॉर्निंग।
क्लास में कोई जाएगा, जैसे आप तरुण सर का ही आ गया मंडे को, एक बार उनसे बोल देना इवनिंग के लिए, ठीक है। तो इवनिंग के लिए बोल दोगे तो इवनिंग में हम तो खुद करना चाह रहे हैं, एक मॉर्निंग एक इवनिंग हो जाएगा ना। तो कम से कम ये अगर मॉर्निंग में किसी कारण से किसी बच्चा ट्रैवल कर रहा है, उसकी बस छूट गई, ठीक है, तो मॉर्निंग का टाइम निकल गया उसका, तो कम से कम वो इवनिंग में क्लास कर सकता है। सेम टॉपिक चल रहा होगा, सेम सीक्वेंस में चल रहा होगा, सेम टीचर है। अगर कोई बच्चा ट्रैवल कर रहा है, इवनिंग छूट गया किसी कारण से, वो मॉर्निंग में आके कर सकता है। समझ रहे हो ना मेरे? तो मैंने कोशिश ये की थी यार, बच्चे के पास ऑप्शन रहे, एक मॉर्निंग एक इवनिंग, ठीक है। इसलिए हमने कोशिश की थी मॉर्निंग इवनिंग, क्योंकि मैं कई बार ऐसा होता था, ठीक है। तो एक बार मैं और बोल दूंगा, ठीक है। तो क्लास में आपसे कोई पूछने आएगा तो बता देना, पर हाथ अगर ज़्यादा बच्चे खड़े करेंगे तो ही होगा। अगर कम बच्चे, आप समझ रहे ना मेरी बात, तो डिपेंड करता है सारे बच्चों के ऊपर। मैक्सिमम बच्चे अपने डिसाइड कर लो पहले क्लास के अंदर, सारे बच्चे डिसाइड कर लो क्लास के अंदर कितने बच्चे इवनिंग में आना चाहते हैं, ठीक है। एक 2 लाइन की एप्लीकेशन लिख दो, ठीक है, अपने बैच को इवनिंग में शिफ्ट करने की, और उस पर साइन कर दो, ठीक है। मेरी तरफ से तो परमिशन है इवनिंग की, ठीक है। बस आप लोगों का कंसर्न चाह रहा था कि आप लोग अगर हाँ कर दो मैक्सिमम लोग, तो मैं इवनिंग में कर दूंगा एक बैच, ठीक है। तो दोनों बैचों के बच्चों से ही बोल रहा हूँ, जो इवनिंग में चाहता है बता दे, तो हम एक इवनिंग और एक मॉर्निंग कर देंगे, ठीक है, ठीक है। जो जो इवनिंग में शिफ्ट होना चाहता है, ठीक है, पर बच्चे थोड़े सही हो, आप समझ रहे हो, बैच बन जाए प्रॉपर पूरा। ऐसा ना हो एक बैच में लोड ज़्यादा हो जाए, एक में कम हो जाए, तो लगभग बराबर बराबर बच्चे दोनों में शिफ्ट हो जाएंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। आयुष बेटा मैं बस बोल दिया मैंने, आप कर देना। सुमन, आयुष, अविनाश, जिसको तो मैंने बताया हम चाह रहे हैं एक मॉर्निंग हो जाए कि इवनिंग हो जाए। मैं पर्सनली चाहता था, क्योंकि आप लोगों से मिला था मैं लास्ट लेक्चर में, तो आपने बोला था कि सर खाने की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है, तो मैंने ठीक है यार, तो मैंने पूरा सब कुछ रख दिया, सबको बोल भी दिया, सब एग्री भी थे, सर ठीक है कर देते हैं। फिर जब मैं यहाँ था तब मुझे पता चला कि सर हम क्लास में गए थे तो बच्चे एग्री नहीं है, तो फिर बेटा आपके एग्री हुए बिना थोड़ी ना कर देंगे हम, ठीक है। अगर आप वाकई में एग्री हो तो एक 2 लाइन लिख करके साइन कर देना, हम 2 बैच बना देंगे, इवनिंग एक मॉर्निंग, ठीक है। जिसको मॉर्निंग में आना है मॉर्निंग में आ जाए, उसको इवनिंग में आना है इवनिंग में आ जाए, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपका रहना खाना किस तरीके से आपका रूटीन है, ठीक है। कुछ बच्चे रात भर पढ़ते हैं तो दिन में सोते हैं, तो उनके लिए इवनिंग बैच बढ़िया है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपकी दिनचर्या कैसी है, ठीक है। जो आपको बॉडी को सूट करे वैसा बता देना। सुमन बेटा मैंने बता दिया ना क्या क्या करना है, ठीक है। अरे यार, अरे यार, यहां तक कोई डाउट है किसी को? ये मुझे बताओ, ठीक है, ठीक है। अभी मैंने इतना बताया, इसको मैं डिटेल में बताने वाला हूं, डिटेल्ड में। और ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन डिटेल में पढ़ाऊंगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 डिटेल में पढ़ाऊंगा। पर एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि सर ऑक्सीजन प्लाज्मा के थ्रू बहुत कम ट्रांसपोर्ट हो रही है, पर CO2 प्लाज्मा के थ्रू बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट हो रही है। सर ऐसा क्यों? CO2 प्लाज्मा का सारा ज्यादा लेती है और CO2 ऑक्सीजन का सारा बहुत कम ले रही है। सर ऐसा क्यों? ये क्यों जरूर आता है भाई? CO2 का ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा के थ्रू मात्र 2 से लेकर 3% हो रहा है, यहां 77% हो रहा है, बहुत ज्यादा है यार 77%। आखिर ऐसा क्यों? ड्यू टू सॉल्यूबिलिटी, एनसीईआरटी में दे रखा है CO2 की सॉल्युबिलिटी कंपैरेटिव ऑक्सीजन 20 से 25% ज्यादा होती है। जब CO2 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो नो डाउट वो सहारा लेगी। सॉल्युबिलिटी है तो प्लाज्मा का, आरबीसी में एंटर नहीं करेगी, ठीक है। तो ये ज्यादा है, आप बोल सकते हो ड्यू टू सॉल्युबिलिटी। मोर soluble in प्लाज्मा, ये लेस soluble in प्लाज्मा। मोर में भी 20 से 25%। मोर soluble in प्लाज्मा, लेस soluble in प्लाज्मा, ये है solubility।
इस ब, इस बज इस वजह से ये प्लाज्मा का सारा ज्यादा कम ले रही है, ये प्लाज्मा का सारा ज्यादा ले रही है। अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की सबसे पहले। और ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ाने से पहले मुझे थोड़ा पढ़ाना पड़ेगा। एक एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है, कुछ लाइंस दे रखी हैं इनको क्लियर करने के लिए, कि ऑक्सीजन जो होती है और CO2 जो होती है ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन या स्ट्रेनस एक्सरसाइज या स्ट्रेनस कंडीशन, कितना यूटिलाइज होती है और कितना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, इस पर क्वेश्चन आता है। तो एक बेहतर तरीके से मैं समझाता हूं इसको, ये बेसिक समझ लो। ये एक एनसीईआरटी की लाइन है, बेसिक लाइन है। एक हेल्दी ह्यूमन अगर कोई है, आप जानते भी होंगे, अगर आपने हीमोग्लोबिन चेक कराया होगा, तो एक हेल्दी ह्यूमन है तो उसके 100 ml ब्लड के अंदर लगभग कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए? 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए एक हेल्दी स्वस्थ मनुष्य के अंदर। आप समझ रहे हो? और हम ये भी जानते हैं कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो होता है कितनी ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है? 1.34 ml ऑक्सीजन को। तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन को कैरी करेगा? तो 15 इंटू 1.34 कर दो, ठीक है, तो लगभग 20 ml ऑक्सीजन आ जाएगा। यानी एक हेल्दी ह्यूमन पर 100 ml ऑफ ब्लड 20 ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में सक्षम होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहा हूं। तो पर 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी 20 ml ऑफ ऑक्सीजन, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, सिंपल सी बात है यार, ठीक है। एक हेल्दी मनुष्य है तो उसका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, चाहे वो नॉर्मल कंडीशन हो, रेस्टिंग कंडीशन हो या स्ट्रेनस कंडीशन हो, उसके ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कैरी करने की जो क्षमता होगी, कैपेसिटी होगी, वो 20 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड होगी। इसमें कोई डाउट है? ये बेसिक डेटा है, बेसिक डेटा। इसके बेस पर ही मैं एक मैकेनिज्म डिजाइन करूंगा। यहां मान लो रेस्टिंग कंडीशन, रेस्टिंग कंडीशन, मान लो ये रेस्टिंग कंडीशन है। अरे भाई, इधर स्ट्रेनस कंडीशन डाल देते हैं कोई भी। ठीक है, मानो इधर रेस्टिंग कंडीशन है, स्ट्रेनस कंडीशन, बीच में एक टिश्यू बनाते हैं, सिंपल। टिश्यू है, टिश्यू के अंदर आप जानते हो कंटिन्यू C6H12O6 का ब्रेकडाउन होगा और CO2 का फॉर्मेशन होगा। CO2 पे फोकस कर रहे हैं, और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होगा। तभी CO2 बनेगी, ठीक है। कंडीशन चाहे नॉर्मल हो या स्ट्रेनस हो, कोई भी कंडीशन हो, हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड की अगर मैं बात करूं, जो टिश्यू के पास ब्लड आएगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा ऑलवेज। टिश्यू के पास जो ब्लड आएगा वो ऑक्सीजनेटेड होगा। टिश्यू के पास जो भी ब्लड आएगा वो ऑक्सीजनेटेड होगा, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। कंडीशन कोई भी हो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर मैं बता चुका हूं ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, अभी बताया था मैंने, जस्ट अभी बताया था मैंने।
20 ml ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड। ये कंडीशन हो या कंडीशन हो? पर 100 ml ऑफ ब्लड, 20 ml ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड। यहां तक कोई डाउट? 20 ml ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड। अब कहानी यहां से चालू होगी, कहानी यहां से चालू होगी। ये मान लो कोई आरबीसी है, ये आरबीसी है, इस आरबीसी के पास कितना ऑक्सीजन था? 20 ml ऑक्सीजन, 20 ml ऑक्सीजन। अगर मैं आपसे कहूं, समझने की कोशिश करना, रेस्टिंग कंडीशन है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, आरबीसी आई हुई है, तो रेस्टिंग कंडीशन में एनर्जी रिक्वायरमेंट टिश्यू की ज़्यादा होगी या कम होगी? जब आप रेस्ट कंडीशन में पड़े हो समुद्र के किनारे, ठीक है, एक रेत पर स्टैंड लगा करके, ठंडी का टाइम है, धूप बड़ी अच्छी लग रही है, रेस्टिंग कंडीशन में लेटे हुए आराम से रेस्टिंग कंडीशन पर, अब उस समय बताओ आपकी बॉडी का एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होगा, सीधी सी बात है, तो ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन भी कम होगा, CO2 का फॉर्मेशन भी कम होगा, सब कुछ कम ही तो होगा। जब कम होगा तो नो डाउट कम ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही है, तो कम ऑक्सीजन ही तो ट्रांसपोर्ट होगी टिश्यू के पास, कम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी। कम कितनी? कम का मतलब हो गया लगभग 5 ml, 20 ml में से 5 ml चली जाएगी पर 100 ml ऑफ ब्लड के हिसाब से। आप समझ रहे हो? 100 ml ब्लड में से लगभग 5 ml ब्लड, 5 ml ऑक्सीजन टिश्यू के पास चली जाएगी रेस्टिंग कंडीशन में। और जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, दौड़ रहे हो, बहुत बॉडी पर मेहनत पड़ रही है, उस समय आपका ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन का ब्रेक डाउन, ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगा, CO2 का फॉर्मेशन भी ज़्यादा होगा, सब कुछ ज़्यादा होगा। जब सब कुछ ज़्यादा हो रहा है तो इस समय ऑक्सीजन भी ज़्यादा आरबीसी से निकल के कहाँ जाएगी? टिश्यू के पास। ज़्यादा कितनी? यहाँ 5 है तो या 15 कर दो, बस एक डंडा बढ़ा दो, 15 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड। 15 ml ऑक्सीजन चली जाएगी, इधर 5 जा रही है, इधर 15 जा रही है। समझ रहे हो? इतना अंतर आता है 5 और 15 का स्ट्रेनस एक्सरसाइज के केस में, उसके केस में। भाई 20 में से 5 चली गई, 20 में से 5 चली गई तो कितनी रह गई? भाई जो ब्लड वापस जाएगा तो ये ब्लड कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा जो वापस जा रहा है। सिंपल सी बात है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन कितनी होगी? कितनी रह गई? आप बोलोगे सर यहां ऑक्सीजन रह गई अप्रोक्सीमेटली भाई 20 में से 5 निकल गई, 15 ml नहीं रह गई? 15 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड। पर जब ऑक्सीजन गई होगी तो CO2 वापस भी तो आई होगी, CO2 इसमें बैठी होगी। यहां ऑक्सीजन की अनलोडिंग हो रही है पर CO2 की लोडिंग हो रही है। सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन की अनलोडिंग हो रही है, CO2 की लोडिंग हो रही है। तो कितना CO2 जाएगी? भाई कम ऑक्सीजन जा रही है तो कम ही CO2 जाएगी, लगभग 4 ml के आसपास पर 100 ml ऑफ ब्लड। 4 ml ऑक्सीजन की CO2 की लोडिंग हो जाएगी, CO2 की। तो CO2 कितना आ गया यहां पर? 4 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड। अब आपसे कुछ भी पूछे, जब आप रेस्टिंग कंडीशन में होते हो तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की पर 100 ml ऑफ ब्लड ऑक्सीजन ट्रेवल कैरी करने की कैपेसिटी कितनी होती है? 20 ml, ये तो आप जानते हो। जब आप रेस्टिंग कंडीशन में होते हो तो कितना ऑक्सीजन टिश्यू के पास जाती है? 5 ml जाती है पर 100 ml ऑफ ब्लड। कितना CO2 ब्लड के अंदर जाती है? 4 ml जाती है पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, आप समझना।
तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर रेस्टिंग कंडीशन में कितना ऑक्सीजन और CO2 होगी? 20 में से 5 निकल गई, 15 रह गई और 4 ये आ गई आपके सामने। और जब आप एक्सरसाइज करते हो तो नो डाउट टिश्यू की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। तो 5 की जगह 15 कर दोगे और 4 की जगह 14 कर दोगे। CO2 कितनी करोगे? 4 की जगह 14, तो जब 14 ml पर 100 ml ऑफ CO2 बोल दोगे। बस 4 की जगह 14 कर देना, 5 की जगह 15 कर देना, हमेशा याद रखा, कभी भूलोगे ही नहीं। तो जब स्ट्रेनस कंडीशन होगी और आप लौट रहे होगे, जब आप लौट रहे होगे स्ट्रेनस कंडीशन पर, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उस समय यहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर और CO2 का पार्शियल प्रेशर बिल्कुल चेंज होगा। ऑक्सीजन 20 में से 15 निकल गई, 5 ml रह गई, 5 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड। CO2 14 ml आ गई, 14 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड। अब बताओ, जब आप लौट रहे हो, जा रहे हो टिश्यू से, अब बताओ इसमें क्या चीज समझ में नहीं आई, मुझे जाननी है आपसे। और इसमें किसी भी लेवल का क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, किसी भी लेवल का क्वेश्चन, तुम जिस लेवल की बात करो उस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है यहां से, किसी भी लेवल का। अब बताओ BMS हुआ या नहीं हुआ? यार ऑफलाइन में आके तुम BMS भूल गए। क्लियर सर जी। क्लियर। BMS, चलो भाई BMS याद तो आ गया। नीतू कुमारी, नीतू 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 के संग बुला के बैठना पड़ेगा, इसको समझाना पड़ेगा इसकी बेसिक्स एकदम आराम से, क्योंकि इसमें कुछ बेसिक है ही नहीं। नीतू बेटा, ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये तो समझ में आ गया। 20 ml ऑक्सीजन को लेकर के जा रहा है, ठीक है। जब ये ब्लड यहां पहुंचेगा टिश्यू के पास, तो कितना ऑक्सीजन ये लेगा? कम लेगा, क्योंकि रेस्टिंग कंडीशन में कम लेगा। 20 में से 5 ले लेगा और 4 CO2 इसमें बैठ जाएगी। CO2 बन भी तो रही है, RBC में जाएगी, RBC के थ्रू, ब्लड के थ्रू, ठीक है। तो 20 में से 5 ml इसमें चली गई और 4 ml ब्लड में आ गई CO2। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब वापस जाएगा तो कितनी ऑक्सीजन लेके जाएगा? 20 में से 5 गई 15, अब 4 ml CO2 आ गई। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन 15 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड होगी, CO2 4 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड होगी। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो उस समय जब ब्लड जाएगा तो इसमें से ज़्यादा ऑक्सीजन यूज करेगा, ज़्यादा ऑक्सीजन। 5 की 15 कर दो, याद करने का सिंपल तरीका। तो 5 की 15 हो गई, तो 20 में से 15 निकल गई, तो कहाँ रहे, कितनी रह गई? यहाँ पर 5 ml रह गई। CO2 अच्छा एरो उल्टा कर दिया मैंने, कोई नहीं, कहाँ गया एरो? ऐसे कर दो, ऐसे CO2 का एरो, ठीक है। CO2 की बात करेंगे, कितनी CO2 आ रही है भाई? यहाँ 4 ml आ रही है, यहाँ 14 ml आ रही है, समझ रहे हो? ज्यादा बन रही है, क्योंकि ज्यादा ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, ज्यादा ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो रहा है, ज्यादा CO2 बन रही है, ज्यादा चढ़ रही है। तो भाई 14 ml लिख दी मैंने, 20 में से 15 निकल गई, 5 ml लिख दी, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ऊपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। क्या सिंपल है, ये तो बिल्कुल ही सिंपल है। देसी भाषा में, आप सड़क पर जा रहे हो, आपके ट्रॉली के अंदर इतनी ऑक्सीजन है, 20 रुपए है, रेस्टिंग कंडीशन पर, ठीक है, आप कम एनर्जी यूज करते हो, तो 20 में से 5 ml, 5 रुपए आपने दे दिए टिश्यू को, टिश्यू ने उसके बदले में 4 ml आपको लगभग CO2 दे दी। जब आप वापस लौटोगे तो क्या लेके लौटोगे भाई? 20 में से 5 खर्च करके आए हो, मेला देखने गए थे, 15 रुपए आपके पास रह गए और 4 ml आप CO2 साथ में लेकर के आए हो। जब आप की एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी तो डेटा आपके सामने, बस एक एक डंडा आपने बढ़ा दिया है, ठीक है। 5 का 15, 4 का 14, ये आप लेके लौट रहे हो। बताओ क्या है इसमें? बहुत देसी भाषा में। BMS सर जी। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल बाइंडिंग में डिफरेंस पूछना चाह रहा है बच्चा। कौन सा बच्चा है, नाम तो देख लूं भाई। सावित बेटा,
रिवर्सिबल का मतलब है जैसे ये तुम आए सीट पर बैठ गए, ठीक है, और अपना स्टेशन आया तो सीट पर उठे और अपने चल दिए अपने, ये रिवर्सिबल है। और तुम आए सीट पर फेविकॉल या फेविक्विक डाल करके बैठ गए, अब तुम उठ नहीं सकते वहां से, सीट पर तुम्हारी बॉन्डिंग हो गई, कोवलेंट बॉन्ड बन गया, ये इरिवर्सिबल बाइंडिंग हो गई। अगर कोवलेंट बॉन्ड के संग बाइंडिंग होती है तो इरिवर्सिबल है। आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सिंपल बॉन्ड होते हैं, ये बनते हैं फिर टूट जाते हैं, ये रिवर्सिबल बाइंडिंग है केमिस्ट्री की भाषा में। देसी भाषा में कि सीट पर बैठ रहे हो और जगह आई उतर गए, और सीट पर बैठ रहे हो फेविक्विक डाल के बैठ रहे हो तो उठ नहीं पाओगे, फिर बॉन्डिंग हो गई, इरिवर्सिबल बाइंडिंग हो गई, ठीक है। इरिवर्सिबल बाइंडिंग कार्बन मोनोऑक्साइड की होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक बार हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाए ना तो वो बॉन्ड टूटता नहीं है, कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है, वो हीमोग्लोबिन बर्बाद हो जाता है। फिर वो हीमोग्लोबिन जिंदगी में जब तक जिंदा है ऑक्सीजन से बाइंड नहीं कर पाएगा, इसको इरिवर्सिबल बाइंडिंग कहते हैं। यहां तक कोई डाउट है किसी को? यस या नो? परफेक्ट है ना? चलो आगे बढ़ रहा हूं। अब बात करेंगे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में ही दे रखा है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। इसको हम सिग्मोइड कर्व भी बोलते हैं, इसको बोर्स इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। पहले समझो सिग्मोइड क्यों बोलते हैं। सिग्मोइड का मतलब होता है एश शेप होता है, कैसा होता है? लाइक अ एश, लाइक एस शेप कर बन रहा है ना, इसलिए इसको सिग्मोइड कर बोलते हैं। सिग्मोइड का मतलब ही होता है एस शेप। कौन है भाई? ठीक है, ये एस शेप कर्व है। ये कर्व क्या बता रहा है? ये कर्व बता रहा है कि मान लो ये हीमोग्लोबिन है, ये कौन है? हीमोग्लोबिन। और एक हीमोग्लोबिन जो होता है ना, इसके पास दो अल्फा चेन होती हैं, जो अभी सर्कुलेटरी सिस्टम में इसका डायग्राम बना के समझाऊंगा, और दो बीटा चेन होती हैं। दो अल्फा चेन होती है इसके पास, दो बीटा चेन होती हैं, अभी सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे इसको हम, ठीक है। और इस हीमोग्लोबिन से यहां पर आयरन जुड़ा होता है, आयरन, ठीक है, हीम जुड़ा होता है, समझो हीम, 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 तो ये ग्लोबिन हो गया और हीम हो गया। हीम और ग्लोबुलिन के मिलने से हीमोग्लोबिन बनता है, आप समझ रहे हो? हाँ। और हीम के पास चार आयरन होते हैं, ये भी आप जानते हो भाई। इसके पास भी अपना आयरन है Fe2 पॉजिटिव, इसके पास भी अपना आयरन है Fe2 पॉजिटिव, इसके पास भी अपना आयरन है Fe2 पॉजिटिव, इसके पास भी अपना आयरन है Fe2 पॉजिटिव। ये अभी मैं सर्कुलेटरी सिस्टम में कराऊंगा डायग्राम को। इस तरीके से हीमोग्लोबिन होता है। और जब भी मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं तो ऑक्सीजन हमेशा कहां से बाइंड करेगी? आयरन से। एक हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन से बाइंड कर सकता है? मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन से बाइंड कर सकता है एक हीमोग्लोबिन, और 4 ही CO2 से बाइंड कर सकता है मैक्सिमम, इससे ज्यादा इससे कम नहीं, ठीक है। मैं आपसे कहूं ये हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड कर रहा है, तो बताओ कितना प्रतिशत सेचुरेशन हो गया इसका? एक ऑक्सीजन से बाइंड कर रहा है तो 25% सेचुरेशन हो गया हीमोग्लोबिन के साथ। एक और ऑक्सीजन से बाइंड कर रहा है, आप बोलोगे सर 50% सेचुरेशन हो गया। मैं आपसे कहूं एक और ऑक्सीजन से बाइंड कर रहा है, सर 75% सेचुरेशन हो गया। एक और ऑक्सीजन से बाइंड कर रहा है, सर 100% सेचुरेशन हो गया। अब एक बार चारों ऑक्सीजन से बाइंड कर जाए और मैं कहूं कि ऑक्सीजन और लेकर के आ रहा हूं भाई रुक, तो हीमोग्लोबिन क्या बोलेगा कि भाई तू 1, 2, 50, 100 कितनी भी ले आ, अब बाइंड नहीं हो सकती। मेरे पास बाइंड करने की जो क्षमता थी वो 4 ही ऑक्सीजन से बाइंड करने की क्षमता थी, 4 ही सीटें थी, 4 सीटों पर बैठा चुका हूं। नहीं समझ में आया? जैसे मानो एक खाली बस वाला खड़ा है, 1 घंटे से एक भी सवारी नहीं है, चिल्ला रहा है कि समझ रहे ना मेरी बात, कोटा जंक्शन, कोटा जंक्शन, कोटा जंक्शन, कोटा जंक्शन, कोई आ ही नहीं रहा, परेशान है, ठीक है। फिर चिल्ला रहा है कोटा जंक्शन, कोटा जंक्शन, कोटा जंक्शन, कोटा जंक्शन। समझ रहे हो? कैसे भी करके थोड़ी देर में एक सवारी आती है, बड़ा प्यार से हाथ जोड़ के बैठाता है कि भाई बैठो, ठीक है। बहुत देर से चिल्ला रहा हूं, एक सवारी तो आई, एक को देके दूसरी तो आएगी कम से कम। समझ, खाली बस खड़ी हो तो इतना आसान नहीं होता बैठना।
फिर एक सवारी बैठी, दूसरी और दौड़ के आई, चलो एक सवारी तो बैठी, तीसरी और दौड़ के आई, एक और बैठी, चौथी और दौड़ के आई, एक और बैठी, 4 ही सीटें थी, 4 भर गई। अचानक से ट्रेन आई कोटा जंक्शन पर, सवारी सवारी भरी थी, और सवारी उमड़ के बस की तरफ आई, उन्होंने मना कर दी, भाई अब जरूरत नहीं है, अब तेरी जरूरत नहीं है, जरूरत थी, चीख रहा था 1 घंटे से, 4 सवारी बैठ चुकी हैं, अब नहीं बैठ सकती, चाहे एक ट्रेन क्या 10 ट्रेन आ जाए। यानी जैसे जैसे ऑक्सीजन बाइंडिंग करती गई, इसका सैचुरेशन बढ़ता गया। एक बार 100% सैचुरेट हो जाने के बाद फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति, समझ रहे हो, कोई इस पर इफेक्ट नहीं डालती इसके सैचुरेशन पर, ठीक है। यानी जैसे जैसे ये हम क्या कर रहे हैं, यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या है बेटा, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है। जैसे जैसे आप ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो, वैसे वैसे आपका हीमोग्लोबिन सैचुरेट होता जा रहा है। ये क्या है, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, आपके हीमोग्लोबिन का परसेंटेज सैचुरेशन है इस वाली एक्सिस पर। तो जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे सैचुरेशन बढ़ता जाएगा, पर एक कंडीशन ऐसी आएगी जब आपका हीमोग्लोबिन 100% सैचुरेट हो जाएगा, 100% सैचुरेट हो जाएगा, उसके बाद कितना भी प्रेशर बढ़ा दो ये कर्व ऊपर नहीं जाएगा। आप समझ रहे हो, कितना भी ऑक्सीजन बढ़ा लो कर्व ऊपर नहीं जाएगा, ये कर्व एस शेप में मेंटेन हो जाएगा, इसलिए इसको सिग्मोइड कर्व बोलते हैं, एस शेप कर्व बोलते हैं, सिग्मोइड या एस शेप कर्व बोलते हैं। समझ में आया नहीं आया, क्यों बोलते हैं इसको सिग्मोइड या एस शेप कर्व, क्लियर है बिल्कुल। फिर मैंने बताया कि मान लो आपसे कहा जाए ये 40% है, यहां 50% होगा, ये 50% है, ये यहां पर मैं आपसे कहूं कि 50% हीमोग्लोबिन कितने पार्शियल प्रेशर पर सैचुरेट होता है, तो अगर ये निकालोगे ना तो लगभग 26 mmHg बैठेगा। ये क्या है, ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, कितना है 26 mmHg, यानी 26 mmHg पर 50% हीमोग्लोबिन क्या हो गया, सैचुरेट नहीं हो गया। मैं आपसे कहूं कि कितने पार्शियल प्रेशर पर 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो जाएगा, यानी एक हीमोग्लोबिन की दोनों आयरन मॉलिक्यूल से 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड कर जाएंगे। यानी कितने पार्शियल प्रेशर पर, ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पर एक हीमोग्लोबिन से 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड कर जाएंगे। आप बोलोगे 26 mmHg पार्शियल प्रेशर कर दो, ठीक है, तो यहां पर 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड कर जाएंगे एक हीमोग्लोबिन से, 50% सैचुरेशन हो गया। इसको हम बोलते हैं P50 वैल्यू, P50 वैल्यू। P50 वैल्यू क्या, इट इज अ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट 50% हीमोग्लोबिन इज सैचुरेटेड। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट 50% HbO2 सैचुरेटेड। 50% ऑक्सी हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन जिस पार्शियल प्रेशर पर होता है उसको हम P50 वैल्यू बोलते हैं। अब बताओ ये चीज समझ में आई या नहीं आई, यहां तक किसी को डाउट है? बस इतना ही रखूंगा आज मैं। आज मैंने आपको सिग्मोइड कर्व बता दिया और ये बताया P50 वैल्यू क्या होती है, सिग्मोइड कर्व किस किस के बीच में ड्रॉ करते हैं, सिग्मोइड कर्व एस शेप क्यों होता है, इतनी बात समझ में आ गई। अब कल मैं सिग्मोइड कर्व का डिटेल लेके चलूंगा, ठीक है, आप समझ रहे हो, और ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 और साथ में रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग बताऊंगा, ठीक है, ओके। तो कल कुछ क्वेश्चन करा सकता हूं, नहीं तो परसों के सेशन के अंदर मैं कुछ क्वेश्चन भी करा दूंगा और सर्कुलेटरी सिस्टम का पूरा ओवरव्यू दूंगा, ठीक है, जिससे कि नया चैप्टर मैं ऑफलाइन में आके ही स्टार्ट करूं, जिससे कि एकदम आपको कंफर्ट फील है। कई बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, बच्चों ने कहा सर मेरे पास नॉर्मल मोबाइल है, ठीक है, मेरे पास वो बड़ा वाला मोबाइल नहीं है, ठीक है, तो मैंने कोई नहीं बेटा, ठीक है, मैं अभी एक चैप्टर करा रहा हूँ जो चल रहा था कंप्लीट करूँगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, रिवीजन कराऊंगा, ठीक है, नया चैप्टर मैं ऑफलाइन में आके स्टार्ट करूँगा जिससे कि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। तो बताओ यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है, यस या नो, यस या नो?
सुमन डिफ्यूजन मेम्ब्रेन ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, ठीक है, लेक्चर को वापस जाके देखो, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं आज कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको होमवर्क के लिए, ठीक है, ये सभी को करके लाने हैं। एनसीईआरटी मैंने लगा दी है, ये एनसीईआरटी एक बार रीड करोगे आप, ठीक है, और यहां से मैंने क्वेश्चन दिए हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 क्वेश्चन है। ये 10 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है, ये 10 क्वेश्चन आपको करने हैं, ये होमवर्क है। ठीक है, और तत्वा से क्वेश्चन करने चालू कर दो, तत्वा से क्वेश्चन लगाने चालू कर दो, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं, ठीक है, सेम टाइम। जितना मैंने आज करा दिया है उतना आप अच्छे से पढ़ के आओगे, रिवीजन करके आओगे, ठीक है। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट।